दोस्तों MR राहुल चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। लखनऊ के वीवीआईपी रेलवे कॉलोनी गौतमपल्ली में रेल मंत्रालय में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RD वाजपेयी की पत्नी और बेटे की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि वाजपेयी की नाबालिग बेटी ने ही अपनी मां और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। छानबीन में सामने आया कि रेलवे अधिकारी की बेटी ने पहले भी खुद को चोटें पहुंचाई थी। उसके हाथ में चोट के निशान थे। पुलिस ने छानबीन की तो टमाटर की चटनी से बाथरूम के शीशे पर कुछ लिखा मिला और यह लिखने के बाद उसने शीशे पर भी फायरिंग की थी। आइए हम बिना देर किए आपको ले चलते हैं इस घटना की ऐसी सच्चाई की तरफ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस MR राहुल चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें। RD वाजपेयी दिल्ली में रेल मंत्री पीयूष गोयल के सूचना अफसर के रूप में तैनात थे, जबकि उनका परिवार लखनऊ में रह रहा था। परिवार में उनकी पत्नी मालिनी, बेटा सर्वदत्त और बेटी दीपा थी। उनकी सरकारी कोठी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास से करीब 30 मीटर दूर थी। 29 अगस्त 2020 की बात है। 15 वर्षीय दीपा ने घबराई सी आवाज में अपनी नानी को फोन किया। नानी जल्दी से एम्बुलेंस लेकर आ जाओ, माँ और भाई को चोट लगी है। नानी का घर दीपा के घर से केवल 5 किलोमीटर दूर लखनऊ के गोमती नगर में था। दीपा की घबराई आवाज में यह सूचना पाते ही नानी चिंतित हो गई। वह उसी समय पति विजय मिश्रा के साथ चल पड़ी। करीब 10 मिनट में वह विवेकानंद मार्ग स्थित कोठी नंबर 9 पर पहुंच गई। वहां की हालत देखकर दोनों अवाक रह गए। कमरे में उनकी 45 साल की बेटी मालिनी और 17 साल का नाती सर्वदत्त बेड पर खून में लथपथ पड़े थे। दोनों की गोली मारकर हत्या की गई थी। सर्वदत्त को सिर पर गोली लगी थी। मालिनी को भी सिर के पास गोली लगी थी। वह करवट लेती थी। दीपा घबराई हुई थी और कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। नाना विजय मिश्रा ने तुरंत 112 नंबर पर डायल करके इसकी सूचना लखनऊ पुलिस को दिया। इसके अलावा उन्होंने यह जानकारी दिल्ली में रह रहे अपने दामाद RD वाजपेयी को भी दे दिया। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण पुलिस आनन फानन में कोठी नंबर 9 की तरफ रवाना हुई। कोठी नंबर 9 अंग्रेजों के जमाने की सरकारी कोठी है। यहाँ रेलवे विभाग के अधिकारियों को ही रहने के लिए मिलती है। लाल सफेद रंग में रंगी यह आलीशान कोठी दूर से ही नजर आती है। कोठी के सामने VVIP गेस्ट हाउस हैं। बगल में लहरों ऑटो स्कूल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इतने सुरक्षित इलाके में इस घटना से सभी के होश उड़ गए। वैसे भी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। ऐसे में रेलवे में काम करने वाले ब्राह्मण जाति के एक बड़े अधिकारी के आवास में दिनदहाड़े दो हत्याएं होने से राजनीति गर्म हो गई। RD वाजपेयी दिल्ली में रेल मंत्री पीयूष गोयल की सूचना अफसर के पद पर तैनात हैं। अपने अफसर के परिवार में हुए हादसे को संज्ञान में लेते हुए खुद पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन कर पूरे मामले की जानकारी लिया। कुछ ही देर में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने पूरे मामले की कमान स्वयं अपने हाथों में ले लिया। लखनऊ पुलिस के सबसे काबिल अफसरों की टीम को इस मामले के खुलासे में लगाया दिया गया। उत्तर प्रदेश के DGP हितेश चंद्र अवस्थी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। DSP शालिनी ने मामले में पूछताछ शुरू किया। शनिवार रविवार को उत्तर प्रदेश में 2 दिन का लॉकडाउन होने के कारण दिल्ली से लखनऊ के बीच कोई हवाई सेवा नहीं थी। इस कारण RD वाजपेयी को कार से सड़क मार्ग द्वारा लखनऊ के लिए निकलना पड़ा। पुलिस के लिए सबसे अजीब बात यह थी कि कोठी के अंदर जाने के 4 रास्ते थे। वहां आने और भागने का कोई सबूत पुलिस को नहीं दिख रहा था। घटना के समय घर में मां मालिनी, बेटा सर्वदत्त और बेटी दीपा ही मौजूद थीं। उस समय दीपा बदहवास हालत में थी। घर के अंदर छानबीन से पुलिस को दीपा के बाथरूम में शीशे पर गोली चलने के निशान मिले। एक अलमारी खुली मिली, पर उससे कुछ गायब नहीं था। बाथरूम के अंदर शीशे पर खाने वाले जैन से डिस्क्वालीफाइड ह्यूमन लिखा था। उसी जगह पर गोली मारी गई थी जिससे शीशा टूट गया था। वहां पास ही मेज पर .22 बोर की एक पिस्टल रखी मिली। इसे लेकर पुलिस का शक दीपा पर ही गहराने लगा। पुलिस ने जब भी दीपा से बात करनी चाही वह दीवार की तरफ देखकर भूत भूत चिल्लाने लगती थी। दीपा ने अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डाल रखे थे। लग रहा था जैसे वह कुछ छिपाने का प्रयास कर रही हो। वह अंग्रेजी में पुलिस को जो बता रही थी उसका अर्थ यह था कि रेशु एक भूत है। वह कई दिनों से उसके सपने में आता है। उसने ही कहा था कि ऐसा करो।
इसके बाद उसने पिस्टल निकाली और शीशे पर डिसक्वालीफाइड ह्यूमन लिखकर गोली मार दिया। पुलिस ने जब दीपा से हाथ खोलने को कहा तो वह मना करने लगी। पैसे में उसके नाना विजय मिश्रा की मदद से हाथ खोला गया तो हाथ में काटने के निशान मिले, जिसे पट्टी से बांधा गया था। उसके हाथ पर 50 से अधिक घाव के निशान थे। इनमें से कुछ निशान ताजा थे। दीपा ने बताया, यह काम उसने किया है। यह काम कोई बड़ा नहीं है। दुनिया भर में लाखों लोग ऐसा करते हैं। दीपा की बातों और उसके हाव भाव से उसकी हालत अच्छी नहीं लग रही थी। पुलिस को यह भी पता चला कि दीपा को डिप्रेशन की बीमारी है, जिसका इलाज भी चला था। ऐसे में पुलिस उससे ज्यादा पूछताछ करने लगी। पुलिस ने उससे पूछना शुरू किया कि उसने हाथ कैसे और किस चीज से काटे। इस पर दीपा ने पुलिस को माचिस की डिब्बी में रखा ब्लेड दिखाया। इसके बाद पुलिस को दीपा पर ही अपने भाई और मां को गोली मारने का शक गहराया। सारे सबूत दीपा की तरफ इशारा कर रहे थे। घटना के महज 4 घंटे के अंदर ही शाम के 7 बजे पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए दीपा को हत्या का आरोपी माना और उसे अपनी हिरासत में ले लिया। दीपा के नाबालिग होने के कारण उसे आगे की पूछताछ के लिए थाने के बजाय उसके घर में ही रखा गया। पुलिस ने दीपा को मानसिक रूप से बीमार मानकर बहुत ही संवेदनशीलता के साथ पूछताछ शुरू किया। मानसिक रोग के डॉक्टर और काउंसलर से भी मदद ली गई। शाम करीब 8 बजे दीपा के पिता R.D. वाजपेयी जब दिल्ली से लखनऊ पहुंचे तो दीपा उनसे लिपटकर रोने लगी। पिता के लिए यह बेहद मुश्किल समय था। वह पत्नी और बेटे के कत्ल के आरोप में अपनी ही बेटी को देखकर कुछ भी समझ पाने की हालत में नहीं थे। दीपा के लिए उन्होंने कितने सपने संजोए थे। वह उसे शूटिंग की दुनिया में नाम कमाते देखना चाहते थे। शूटिंग की शौकीन दीपा पदक जीतने की जगह अपने ही लोगों को निशाना बना देगी, किसी ने नहीं सोचा था। दीपा बहुत ही काबिल निशानेबाज थी। घर परिवार ही नहीं, शूटिंग रेंज में उसे ट्रेनिंग देने वालों को भी यकीन था कि वह निशानेबाजी में बड़ा नाम कमाएगी। निशानेबाजी महंगा खेल है, जिसमें घर परिवार का सहयोग ही नहीं, आर्थिक रूप से सक्षम होना भी जरूरी होता है। दीपा के मामले में यह अच्छी बात थी। उसके पिता रेलवे के बड़े अधिकारी थे। बेटी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए वह हर तरह की सुविधा जुटाने में सक्षम थे। R.D. वाजपेयी का लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर हो गया था। वह जल्दी ही बेटी और परिवार को लेकर दिल्ली जाने वाले थे, जहां दीपा को शूटिंग की अच्छी ट्रेनिंग की सुविधा मिल जाती। लखनऊ में बेटी की अच्छी ट्रेनिंग हो सके, इसके लिए R.D. वाजपेयी ने विवेकानंद मार्ग स्थित अपनी कोठी के पीछे 10 मीटर एयर पिस्टल की शूटिंग रेंज बनवा दी थी। दीपा केवल शूटिंग में ही अव्वल नहीं थी, उसे पेंटिंग, डांस और म्यूजिक का भी शौक था। 7वीं कक्षा में पढ़ने के दौरान उसने पेंटिंग में बुकमार्क बनाने की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पुरस्कार हासिल किया था। दीपा ने कुछ दिन शूटिंग की ट्रेनिंग दिल्ली के करनी सिंह शूटिंग रेंज में की थी। वह अपनी मां मालिनी के ही साथ कार से दिल्ली आती जाती थी। कभी कभी उसके पिता उसे छोड़ने आते थे। दीपा ने 10 साल की उम्र से शूटिंग करना शुरू किया था। 2 से 3 माह में ही वह राज्य स्तर की निशानेबाज बन गई थी। इसके बाद उसने महाराष्ट्र और कोलकाता में भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। कई पदक जीते। दीपा शूटिंग में पश्चिम बंगाल की तरफ से खेलती थी। वह आसनसोल राइफल क्लब की मेंबर भी थी। बंगाल की राज्य निशानेबाजी प्रतियोगिता में उसने कई पुरस्कार जीते थे। दीपा .22 की 25 मीटर स्पर्धा, 10 मीटर और 25 मीटर एयर राइफल में भी हिस्सा लेती थी। .22 की 25 मीटर स्पर्धा में जब दीपा ने राज्य स्तर पर चैंपियनशिप जीती और जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक जीता तो उसे अपना हथियार खरीदने का लाइसेंस मिल गया था। तभी पिता ने उसके लिए पिस्टल खरीदी थी। दीपा को अंग्रेजी उपन्यास पढ़ने का शौक था। कई बार वह खुद में गुमसुम सी दिखती थी। पिता के दिल्ली ट्रांसफर के समय स्कूल चल रहे थे। दीपा और उसका भाई सर्वदत्त वाजपेयी स्कूल में पढ़ते थे। दीपा कक्षा 9 में थी और भाई कक्षा 12 में था। बीच सत्र में दिल्ली में बच्चों के एडमिशन में दिक्कत आ रही थी। इस कारण R.D. वाजपेयी ने सोचा था कि जुलाई से जब सत्र शुरू होगा, पत्नी और बच्चों को अपने पास दिल्ली बुला लेंगे। इसी बीच कुबेर का संकट पूरे विश्व में छा गया। लॉकडाउन हो जाने पर स्कूल कॉलेज बंद हो गए। दीपा भी अकेली पड़ गई थी। वैसे भी दीपा दोस्त कम बनाती थी। वह अपने आप में ही मस्त रहती थी। जैसे जैसे लॉकडाउन खोल रहा था, घर में इस बात की खुशी थी कि जल्द ही सभी दिल्ली चले जाएंगे। घर में दिल्ली शिफ्ट होने की तैयारियां चल रही थी, पर समय का चक्र किसी दूसरी दिशा में ही घूम रहा था, जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। समय का तूफान अपनी गति से चल रहा था।
घर में सभी लोग अपने अपने सामान की पैकिंग करने लगे थे। दीपा ने भी अपने दोस्तों से अपने सामान की पैकिंग में मदद करने के लिए कहा था। 29 अगस्त 2020 शनिवार को दीपा के पिता आर.डी. वाजपेयी का जन्मदिन था। रात को ही परिवार ने फोन से बात करके उन्हें बधाई दी थी। 29 अगस्त की सुबह 9 बजे मालिनी ने अपनी बेटी दीपा और बेटे सर्वदत्त के साथ नाश्ता किया। इसके बाद दीपा अपने कमरे में चली गई। मालिनी और सर्वदत्त भी एक कमरे में ही बिस्तर पर सो गए। उस दिन शाम को बर्थडे पार्टी मनानी थी, लेकिन पार्टी मनाने की जगह दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे जा रहे थे। हत्या का आरोप बेटी पर ही लगा। कोठी नंबर 9 में खुशियों की जगह मातम पसर गया। आर.डी. वाजपेयी के लिए यह मुश्किल हो गया कि वह पत्नी और बेटे को न्याय दिलाने के लिए प्रयास करें या बेटी को बचाने के लिए। आर.डी. वाजपेयी व्यवहार कुशल और खुश दिल अफसरों में माने जाते हैं। वह उत्तर मध्य रेलवे जोन में CPRO के पद पर भी रह चुके हैं। वाजपेयी 1998 बैच के IRTS अफसर हैं। आगरा, मालदा, आसनसोल जगहों पर उन्होंने उच्च पदों पर काम किया। वह उत्तर रेलवे लखनऊ में सीनियर DCM भी रहे। लखनऊ में ट्रेनिंग सेंटर के बाद वह रेलवे बोर्ड दिल्ली में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे थे। उनकी लोकप्रियता पूरे विभाग में थी। आर.डी. वाजपेयी ने अपनी छवि के अनुकूल नाजुक हालत में भी बेहद समझदारी भरा फैसला लेते हुए बेटी का साथ देना स्वीकार किया। बेटी को दोष देने की जगह है। वह उसके डिप्रेशन को ही गुनहगार मान रहे थे। 30 अगस्त को जब पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मालिनी और बेटे सर्वदत्त का शव अंतिम क्रिया के लिए उन्हें सौंपा तो कलेजे पर पत्थर रखकर उन्होंने उनका दाह संस्कार किया। इसके बाद भी वह बेटी को हत्यारा मानने को तैयार नहीं थे। लखनऊ पुलिस ने आर.डी. वाजपेयी ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। उधर पुलिस ने दीपा को हत्या का आरोपी मानकर उसे इलाज के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। यहां से डॉक्टरों की राय पर उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पुलिस का दावा है कि दीपा मानसिक रूप से बीमार थी। उसका पहले इलाज भी चला था। लॉकडाउन के समय उसने भूत प्रेतों और अंधविश्वास के उपन्यास पढ़े, जिससे उसके मन में भूत की कहानियों ने घर बना लिया था। उसे लगता था कि उसके सपने में भूत आता है। वह जैसा कहता है वह वैसा ही करती थी। भूत प्रेत की कहानियां बच्चों के मन पर किस तरह से असर डालती है। लखनऊ का डबल मर्डर इसकी मिसाल है। दीपा को लगता था कि रेशु नाम का भूत उसके सपने में आकर उसे गाइड करता है। अपनी मां और भाई की हत्या के बाद भी दीपा कह रही थी कि रेशु कैन गाइड मी। रेशु तो नहीं आया, पर दीपा अपना सुनहरा भविष्य और अपनी मां भाई को हमेशा के लिए खो बैठी है। इस घटना से पता चलता है कि भूत प्रेत की बात करना और उनकी उपस्थिति को मानना एक तरह से मानसिक बीमारी है। जब दीपा ने खुद अपने हाथ की नस काटनी शुरू की थी, मानसिक बीमारी की वह खतरनाक अवस्था थी। उस समय अगर दीपा का उचित इलाज कराया गया होता तो अंत इतना खतरनाक नहीं होता। ऐसी मौत किसी को ना मिले। दोस्तों, इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक MR राहुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।